हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हिस्ट्री का। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में जो फ्रांस के संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सम्राट की जो असीमित शक्तियाँ उसको सीमित करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि ये जो भी पावर थी शासन की, एक व्यक्ति में हाथ में ना होने की बजाय अब उसको अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया। जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों में डिवाइडेड कर दिया गया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इसमें हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि ये है जुडिशरी, जज, इसका काम है न्याय देना। इसको वोट देती है एक्टिव सिटीजन, सक्रिय नागरिक, जिनको वोट देने का अधिकार है। जितने कितने थे उस समय? अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस। इनके द्वारा ही जज को चुना जाता था। ये वोट देके इनको चुनते थे। और नीचे देखो, पैसिव सिटीजन्स टू नो वोटिंग राइट। इनको वोटिंग राइट नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मैन थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, जो 25 साल से कम थे। इनको नहीं थे, इनको वोट देने का अधिकार था। और ये वोट दे के एक निर्वाचक समूह को चुनते थे। और ये निर्वाचक समूह वापिस किसको चुनते थे? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। और ये किंग पर कंट्रोल रखे थे। किंग वापस नेशनल असेंबली पर कैसे कंट्रोल रखता था? वीटो पावर, यानी किसी भी बिल या कानून को बनने से रोकने का अधिकार इसके पास था। और नेशनल असेंबली किस पर कंट्रोल रखती थी? मिनिस्टर पर भी कंट्रोल रखती थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया था? नेशनल असेंबली को, जिनको इनडायरेक्ट वे में जो चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली चुनी जाती थी। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। क्योंकि जो नागरिक होते हैं एक निर्वाचक समूह, इलेक्टर्स, यानी ये इलेक्टर्स फिर नेशनल असेंबली के लोगों को चुनते थे, इनको चुनते थे। हु इज टर्न चूज द असेंबली, जो नेशनल असेंबली के लोगों को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड टू राइट टू वोट, ओनली मैन। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल उन व्यक्ति को अधिकार था। ओनली मैन अबाउ, उन पुरुषों को जो 25 साल से ऊपर के थे, ऑफ एज, हु पेड टैक्सी, जो टैक्स पे करता था, इक्वल एट लीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर, 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करता था, उसको वोट देने का अधिकार था। वोट द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड अ पैसिव सिटीजन। और जो बाकी के जो शेष महिला पुरुष थे उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो क्वालिफाइड एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को हाईएस्ट ब्रैकेट्स, यानी अच्छे टैक्स पे करने वाला होना चाहिए, यानी हाई क्लास का, उच्च क्लास का टैक्स पे करने वाला होना चाहिए था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट टू मैन एंड सिटीजन। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार पत्र, घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। राइट सच एज, उनमें ये राइट दिए गए थे: राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, अपनी बात को कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है, वर एस्टेब्लिश आर नेचुरल, जो इन अधिकारों को प्राकृतिक एंड इनेबलेबल राइट्स, आहरणीय, यानी कोई इसको छीन नहीं सकता, ये इनको घोषित किया गया। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग
बाय बर्थ कुड नॉट बी टेकन अवे, मतलब सबको ही जन्म के द्वारा बाय बर्थ ही ये अधिकार दिए गए थे, अर्थात ये प्रत्येक व्यक्ति को बाय बर्थ ही ये अधिकार प्राप्त थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, ये राज्य का कर्तव्य था कि वे प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्रांति करके ही ये सारे राइट्स लिए थे, क्योंकि पहले यहाँ का राजा उनका शोषण करता था। अब ये एग्जाम्पल देखिए, द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मारट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर ला एमी ड्यू पीपल द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। क्रांतिकार पत्रकार जो पॉल ने अपना अधिकार लामी द पल्प जनता का मित्र नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक अपनी राय दी या अपनी टिप्पणी दी। द टास्क ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैड बीन गिवन टू द रिच, द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव बाय पीसफुल मीन्स अलोन। Here we have absolute proof of how wealth influences the law, yet law will last only agree to obey them, and when they have managed to cast off the yoke of the aristocrat, they will do the same to the others owners of wealth। इसमें ये बताया गया है कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया, मतलब जो टैक्स पे करते थे नेचुरली वो अमीर ही होंगे, तो उनको ये उनको प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव का काम सौंप दिया गया है, मतलब अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो अमीर वर्ग है कानून को कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने जो अमीर लोगों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, मतलब अमीर लोगों के द्वारा जो उतार फेंका है, एक दिन वही हर्ष अमीरों का करेंगे। मतलब एक तरह की टिप्पणी बताई कि ये जो कानून बना है एक तरह से अमीरों द्वारा ही बनाया गया है। जिस तरह क्रांति करके लोगों ने अपने राइट दिए, एक दिन अगर अमीर लोगों ने इनकी फॉलो नहीं किया या इनकी गरीबों की बात नहीं मानी, तो एक दिन उनको भी उखाड़ फेंकेंगे ये लोग। अब है द डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट टू ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुषों और महिलाओं को जो राइट्स दिए गए थे वो बताया गया है इसमें। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। द एम ऑफ द एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन द प्रिवेंशन ऑफ द नेचुरल एंड enable rights to man, these are liberty, property, security and residence to operations। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य ये था कि जो प्रत्येक मानव है उसके नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। कौन कौन से थे ये अधिकार? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेन रेजिडेंस इन द नेशन, no group or individual may exercise authority that does not come from people। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, जिसके पास पावर्स होती है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की स्वीकृति ना मिली हो, मतलब जनता ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है। फिर है लिबर्टी, consist of the power to do whatever is not injurious to others। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि ऐसा काम करने की शक्ति से है जो और के लिए नुकसानदेह हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को नुकसान पहुँचे। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार, कोई ऐसा काम जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, इसको बैन करने का अधिकार किसके पास है? कानून के पास है। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, पर्सनैलिटी और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति, सामान्य यानी समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को
व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में क्या है? सभी नागरिक समान है। नो मैन में बी एक्सक्यूज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। कानून संबंध प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता था, ना गिरफ्तार किया जा सकता था, ना कैद में मतलब गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता था। Every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in class determined by the law. प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद थे, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मतलब अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी है। For the maintenance of the public force, for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equality on all citizens in proportions to their means. सार्वजनिक सेना प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक टैक्स लगाना अनिवार्य है। मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे पूरा करती है? टैक्स के रूप में, जनता से ही टैक्स के रूप में वो पेमेंट लेती है। एक तरह से सभी नागरिकों को अपनी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाता था। सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड एंड इनवाल्युएबल राइट, नो वन में बी deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पवित्र और अउल्लंघनीय अधिकार है, मतलब कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक हो, यानी लोगों की सुरक्षा के लिए कानून के तहत ही उस पर अधिकार किया जा सकता है, वो भी कानून के माध्यम से। ऐसे मामले में उसको बदले में क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स, राजनीतिक प्रतीकों के मामले। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट, क्योंकि 18th सेंचुरी में अधिकतर मानव और महिला और पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स were frequently used instead of printing words to communicate impartial ideas. इसके लिए उनको आकृत और प्रतीकों के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया जाता था। महिला और पुरुषों जो पढ़े लिखे नहीं थे। द प्रिंटेड बाय लॉ verb use many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try the read these symbols. लॉ बार्बे ने अपनी पेंटिंग्स में, जो पिछले पेज पे थी, पेंटिंग्स में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग सिंबल्स का प्रयोग किया है। और फर्स्ट है द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर। चेन वर यूज टू फिट स्लैब्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकेमिंग ट्री। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उसकी आज़ादी का प्रतीक है, मतलब इस टूटी हुई हथकड़ी का मतलब है कि वो आज़ाद हो गया है। फिर है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसिस। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाई इन दिस यूनिटी। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, ये समझाया गया है कि एकता में ही बल है। द आई विद इन ए ट्रिंगल रेडिएटिंग राइट। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। मतलब ये ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताई है कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान से ही अंधेरे रूपी किरणें जो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। जैसे सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक होती है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। फिर है स्केप्टर, सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर, शाही सत्ता का प्रतीक, राजदंड। फिर है स्नैक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। इसका मतलब है
सिंबल ऑफ द एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। इसमें है सनातन का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। फिर है फिजेरियन कैप, कैप वॉर्न बाय स्लेव्स अपॉन बिकेमिंग ट्री। इसमें बताया कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी, मतलब जो दास स्वतंत्र हो जाते थे उसके बाद ये टोपी पहनते थे। ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग ब्लू वाइट एंड रेड। फिर है द विंग्ड वुमेन, पर्सनिफिकेशंस ऑफ द लॉ, कानून का मानवीय रूप। फिर है द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल इक्वल बिफोर इट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। ये एक्टिविटीज़ है, ये आपको वैसे ही समझना है। इसके बाद इस चैप्टर के जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये कट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में, यहाँ से आपके कट कर दिए गए हैं, ये चैप्टर कट कर दिया गया है। ये भी पॉइंट 3rd 4th और 5th ये भी कट कर दिया गया है, 6th ये भी कट कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा।